नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को लेकर हम हाजिर हैं न्यूज नाइट में। प्रधानमंत्री के शब्दों में अगले 25 साल इस देश के लिए अमृतकाल हैं और ऐसे में जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसे भी प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो जम्मू कश्मीर विकास के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। आज पीएम जम्मू कश्मीर में थे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। क्यों आज जम्मू कश्मीर विकास के हाईवे पर है? क्या बदलाव हो रहा है धरती के स्वर्ग में? इस खबर पर आज डालेंगे विशेष नजर। पीएम ने मन की बात के आज के अंक में किन बातों पर दिया है जोर? साथ में होंगी दिन भर की तमाम खास खबरें। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास को गति देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सांबा जिले के पल्ली पंचायत में देश भर की ग्राम सभाओं को किया संबोधित। कहा इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के विकास को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के जमीनी स्तर पर पहुंचना बड़े गर्व की बात। आरक्षण के लाभ से वंचित लोग अब इसका उठा रहे हैं लाभ। केंद्र सरकार की सभी योजनाएं घाटी में हो रही हैं लागू। पल्ली गांव को पहले कार्बन मुक्त पंचायत बनने की राह पर चलने के लिए पीएम ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किया गया सम्मान। पीएम ने देशवासियों को समर्पित किया पुरस्कार। लता जी को बताया देश की सांस्कृतिक राजदूत। कहा संस्कृति से लेकर आस्था तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लता जी के सुरों ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का किया काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 88वीं कड़ी में जल संरक्षण के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने का किया आह्वान। गणित से भयभीत होने के बजाय सरल वैदिक तरीकों को अपनाने की दी सलाह। कहा देश में हर दिन हो रहा है 20,000 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कैशलेस अर्थव्यवस्था में हो रही बढ़ोतरी को देश के विकास का बताया प्रतीक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी दौरे पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कांग्रेस शासन के समय गरीबों तक योजनाओं के न पहुंच पाने का लगाया आरोप। गृह मंत्री ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा अगर भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरबिंदो को पढ़ना सुनना पड़ेगा। गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में 77 और भाजपा को मिली अभूतपूर्व सफलता। बीजेपी अगप गठबंधन को 58 वार्डों में मिली जीत। पीएम मोदी ने जीत पर गुवाहाटी के लोगों के प्रति आभार जताया। कहा विकास के एजेंडे पर निर्माण करने के लिए भाजपा को असम में एक शानदार जनादेश दिया गया। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नौसेना के कमांडर सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा करने के लिए कल से 4 दिनों के लिए दिल्ली में होंगे इकट्ठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडरों के साथ करेंगे बातचीत। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण उभर रहे परिवर्तनों पर होगा केंद्रित। और बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ आगाज। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सहित केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हुए शामिल। उद्घाटन कार्यक्रम में एक्रोबैटिक्स, लेजर शो और कर्नाटक की विरासत और परंपराओं को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा इन खेलों से युवा खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में मिलेगी मदद। तो जम्मू कश्मीर बदल रहा है। कैसे बदल रहा है यह प्रदेश, इसकी एक झलक आज एक बार फिर देखने को मिली जब प्रदेश में कई नई शुरुआतें हुई। सड़कों की, बांधों की, ऊर्जा के, स्वराज की। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास को आज एक और नया आयाम दिया। बदल रहे हैं हालात, बदल रहा है जम्मू कश्मीर। विकास को नए पंख लगे हैं, हौसलों को मिल रही है नई उड़ान।
मजबूत होती पंचायत इकाइयां लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत कर रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर यात्रा पर पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश लोकतंत्र के पन्ने पर नई इबारत लिख रहा है। मौका इसलिए भी खास था क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती से पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़े बदलाव का प्रतीक बताया। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। केंद्र के लगभग 225 कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। विकास की रफ्तार को रविवार को तब और गति मिली जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 3,100 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेज की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क का और विस्तार करते हुए 108 केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पल्ली पंचायत में 500 किलोवाट के एक सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया। ये सौर ऊर्जा संयंत्र पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना देगा। ये हिंदुस्तान है जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रत्ने और क्वार पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की रत्ने पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जल निकायों के कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक नई पहल का भी शुभारंभ किया। आने वाले एक साल में अगले वर्ष 15 अगस्त तक हमें हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने हैं। ये अमृत सरोवर का आरंभ करते हो, शिलान्यास करते हो, तो उस शिलान्यास भी किसी न किसी शहीद के परिवार के हाथों से, किसी स्वातंत्र सेनानी के परिवार के हाथों से कराएं और आजादी के लिए ये अमृत सरोवर के अभियान को हम एक गौरवपूर्ण पृष्ठ के रूप में जोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से महिलाओं, दलितों और वाल्मीकि समाज के लोगों को उनके अधिकार और पहचान मिले हैं। जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता था, उन्हें अब आरक्षण मिल रहा है और बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है। बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी, हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था। मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। भाई, आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड सौंपे। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को पुरस्कार राशि भी जारी की। विकास परियोजनाओं की सौगात के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सीधे उछाल हो गया 5,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक कैपेक्स बजट का, और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत ही ज़्यादा तरक्की होगी जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं इस चीज़ से। कश्मीर के बारे में बोल रहा था, उसका तो ज़्यादा ही खुशी है हम लोगों को। हम कश्मीर से आए उसको यहाँ देखने के लिए। यूनियन टेरिटरी इज फेसिंग इलेक्ट्रिक curtailment, so the announcements and inaugurations and foundations of various electric, hydroelectric projects, the things were very accurate. प्रधानमंत्री की यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा संदेश था कि दूरियां चाहे भौगोलिक हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की कमी की हो, इनको दूर करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रमा त्यागी के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जम्मू। और वहीं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांबा जिले की पल्ली पंचायत में विकास के नए मील के पत्थर तो स्थापित किए ही, अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद रोज बरोज जम्मू कश्मीर अपनी क्षमता में कुछ नया जोड़ता जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, तो आम लोगों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी। देखिए रिपोर्ट। ये बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो देश के अन्य राज्यों के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार रविवार को केंद्र शासित प्रदेश के सांबा पहुंचे। वहीं सीमावर्ती जिला जो अक्सर सीमा पार से गोलीबारी के लिए सुर्खियों में रहता है, प्रधानमंत्री का मंत्रोच्चारण के साथ पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। अब इसकी खूबसूरती के साथ यहाँ निवेश के अवसरों की चर्चा 7 समुद्र पार तक है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। यूएई का ये 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल निवेश के नए अवसरों को तलाशने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर है। संयुक्त अरब अमीरात आधारित कंपनियों ने जनवरी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की दुबई यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। पिछले महीने खाड़ी देशों के 30 सीईओज ने श्रीनगर का दौरा किया था और कई परियोजनाओं की घोषणा भी की थी। यूएई से आए, अबू धाबी से आए, दुबई से आए, एक डेलीगेशन से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। वो जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत उत्साहित है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांबा के पल्ली पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनकी यात्रा से जुड़ी तैयारियों का बंदोबस्त इस क्षेत्र की महिलाओं ने किया है। मेहमानों के स्वागत के लिए हर घर से कम 20 रोटियां उपलब्ध कराई गई हैं। पल्ली पंचायत के प्रतिनिधियों ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हमारे इसमें पंचायत के अंदर आपने जो सोलर की सौगात दी है, और जिस सौगात मिलने से हम धन्य हो गए, और एक तो हमारी न्यूट्रल कार्बन पंचायत हो गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि में सोलर पंप के प्रयोग पर जोर दिया। साथ ही एलईडी बल्ब और सोलर कुकर के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। ग्राम स्थापना दिवस मनाने के महत्व का जिक्र भी किया और प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों से अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे काम करने का आह्वान किया जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाचार, कृषि, एकीकृत ग्रामीण और कौशल विकास की थीम पर आधारित सांबा में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान वे खादी और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और हस्तकरघा विभाग और अमरनाथ यात्रा समिति द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर भी गए। उन्होंने महिला उद्यमियों के साथ साथ छात्र से बने उद्यमियों से भी बातचीत की।
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्थानीय शिल्पकार और उनकी पत्नी से संवाद भी किया। वो सांबा गांव की एक पंचायत की सरपंच है। शिल्पकार रविंद्र जम्वाल ने प्रधानमंत्री की एक प्रतिमा बनाई और जम्मू कश्मीर के परिवर्तन में उनके योगदान के लिए इससे भेंट किया। मुझे लगा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है, ईमानदार और डायनामिक पर्सनैलिटी वाले। मैं मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। जो मैंने 30 साल पहले डेवलपमेंट नहीं देखी इस गांव में, मतलब अपने गांव में वीरपुर में, वो 3.5 साल में वहाँ देख लिया। मुझे नहीं लगा पहले कभी इतनी डेवलपमेंट हुई जितनी अभी वहाँ पर हो रही है। हमें बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत खुश हुए ये मूर्ति देख के, और उन्होंने ये पूछा कि पंचायत में बहुत काम हुआ। हमने कहा बहुत काम हुआ है। इतनी एक विकास की जो आंधी आई थी वो ये 3 साल के बाद ही हमें दिखी है, अदरवाइज पहले इतने काम नहीं होते थे। तो आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे देवता, हमारे भगवान हमारे गाँव में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटैक द्वारा स्थापित सांबा जिले की ग्रामीण विरासत की एक ओपन एयर फोटो गैलरी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी उपस्थित रहे। इंटैक के चैप्टर ने हाल के दिनों में कई स्मारक और मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ साथ संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू यात्रा केंद्र शासित प्रदेश के बड़े बदलाव के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही पंचायतों के सशक्तिकरण के जरिए ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। अनुज यादव के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहा जा रहा है अगले 25 सालों में जम्मू कश्मीर विकास के एक स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कैसे ये शुरुआत हुई है, कैसे आज इसकी एक अलग तरह से नींव रखी गई है, हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें, आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश आया। वहीं पिछले 2 साल की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 38,000 करोड़ रुपए तक निजी निवेश पहुंचा है। आप देख लें कितना बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 2-2.5 सालों में। वहीं यह कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में, सिर्फ पिछले 6 महीनों में जम्मू कश्मीर में 80 लाख पर्यटक आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये कहते हैं कि 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, यानी पर्यटक भी काफी वहां पहुंच रहे हैं। कोविड के बाद के दौर में एक तरह से पहली जो कहते हैं पसंद बन गए हैं जम्मू कश्मीर, और इस बात के गवाही आंकड़े भी देते हैं। वहीं अगर हम बात करें, एक टर्मिनोलॉजी या कहें शब्दावली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने खासकर कहा कि ऊर्जा स्वराज की ओर जा रहा है प्रदेश। और उसका उदाहरण सांबा का पल्ली पंचायत, जहां 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट की शुरुआत हुई है। और खास बात सिर्फ ये नहीं, खास बात ये भी है कि इसका निर्माण सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर हुआ है। तो आप समझ लें कि किस एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि पल्ली पंचायत देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की ओर अग्रसर हो गया है। तो जलवायु परिवर्तन का जो एक बड़ा खाका है, उसमें एक बड़ी पहल इस पंचायत ने की है। अब आप देखें कि किस तरह की योजनाएं हैं जो एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही हैं। तो आप देखें कि काजीगुंड और बनिहाल जो रोड टनल है, ये देश को समर्पित हुआ है। खास बात यह है कि अब हर मौसम में यह संपर्क कायम रहेगा, और इसकी वजह से 16 किलोमीटर की जो दूरी है वो काजीगुंड और बनिहाल के बीच की दूरी कम हो गई है। यानी सफर के कई घंटे बचेंगे। हर मौसम में कनेक्टिविटी यहां चालू रहेगी। खास बात यह भी है कि अगर हम इस रोड टनल की बात करें तो लगभग 9 किलोमीटर 8.45 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, और करीब 3,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। एक और परियोजना जिस पे नजर है पूरे देश की, वो खासकर दिल्ली अमृतसर कटरा जो एक्सप्रेस वे है, उसका भी शिलान्यास किया गया है। और दिल्ली से कटरा 7 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, जो अभी 12 घंटे और उससे ज्यादा लगते हैं। इसका निर्माण भी हो रहा है, करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है, और कहा जा रहा है कि 670 किलोमीटर ये लंबा होगा। खास बात यह है, इस पे नजर जरूर डालें कि 580 किलोमीटर का जो कॉरिडोर होगा, सड़क कॉरिडोर, वो ग्रीन फील्ड होगा, यानी वो पुरानी सड़क को नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू सड़क होगी जो जून 2024 तक तैयार हो जाएगी। तो ये रही। और ऊर्जा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली परियोजना की आज आधारशिला रखी गई है। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर यह परियोजना बन रही है। इसकी खास बात यह है कि 850 मेगावाट की क्षमता होगी और करीब 5,300 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार होगी। तो ऊर्जा स्वराज की ओर यह बढ़ रहा है। एक और परियोजना
पनबिजली परियोजना, क्वार पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखी गई है 540 मेगावाट की, और यह भी किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर होगी और 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत इसमें आएगी। तो ऊर्जा के क्षेत्र में बिल्कुल कहें आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर प्रदेश बनने जा रहा है। और साथ साथ प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर की पहल की भी शुरुआत की है। जल निकायों का इसके तहत कायाकल्प होगा और जिस तरह से लक्ष्य बनाए गए पूरे देश भर में हर जिले में 75 जल निकायों का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात कही गई है। तो शायद यही वो पहल है और पिछले खासकर कुछ सालों में और खासकर 2019 के बाद जो पहल हुई है उससे ये इसके साफ संकेत है कि एक स्वर्णिम युग की तरफ, विकास के स्वर्णिम युग की तरफ ये प्रदेश बढ़ रहा है। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ विशेषज्ञों के साथ इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन Orient fans में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन Orient fans में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज नाइट में। और आज जम्मू कश्मीर में विकास के कुछ नए आयाम आगे बढ़े हैं और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष। और हमारा विशेष कहता है जम्मू कश्मीर विकास के स्वर्णिम युग की ओर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 साल में जम्मू कश्मीर एक स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहा है और उसके बिल्कुल साफ संकेत दिख रहे हैं। और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए
दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जुड़ रहे हैं राजेश जैन साहब, अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री जम्मू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शेखर अय्यर जी हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। और सबसे पहले राजेश जैन जी, मैं आपके पास आता हूं और हमें ये बताएं कि कई सारी हम देख रहे हैं निजी निवेश की पूरी प्रक्रिया चल रही है। कोई आंकड़ा 40,000 करोड़ का है, 50,000 करोड़ का भी आंकड़ा है। कितना ये बदलाव आपको दिख रहा है और किस तरह से इसको प्रदेश को इसका पूरा फायदा मिलेगा आने वाले वक्त पे? ये तो एक हमारे लिए स्वर्णिम युग जो है वो स्टार्ट हुआ है। ये 38,000 करोड़ या 40,000 करोड़, मुझे लगता है ये अगले 3 साल के अंदर ये 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है, जिसमें हेल्थ केयर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इन्वेस्टमेंट मींस एम्प्लॉयमेंट और उसके अगले इफेक्ट्स जो हैं खुशहाली। तो ये स्पीड ये मोदी जी के टाइम में ही हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट मोदी जी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। शेखर जी, हमें ये बताएं कि बार बार बात होती थी जम्मू कश्मीर के विकास की और बड़ी कोशिशें हम देखते रहते थे, लेकिन जमीन पर जो चीजें नजर आती थी उसमें बड़ी निराशा हो जाती थी। क्या आपको लगता है कि 370 अनुच्छेद के बाद, उसके निष्प्रभावी होने के बाद, एक जो ब्लॉकेज था, एक रुकावट थी, उसने उसको एक तरह से तोड़ा है और उसके बाद निजी निवेश जिसकी उम्मीद हम नहीं कर पाते थे, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कुछ सालों पहले तक, वो अब सामने आ रहा है, विदेशों से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जो पहली बात आपने जो कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो बात है, एक प्रकार से जो मेंटल ब्लॉक था, देखिए कभी भी ये डाउट नहीं था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, उसमें कोई बदलेगा नहीं, लेकिन एक मेंटल ब्लॉक, एक साइकोलॉजिकल जो चल रहा था, वो चीजें टूट गई। उसके बाद आप जो देख रहे हैं जमीन पर, आज की जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, वो भी आर्टिकल 370 हटने के 3 साल बाद जा रहे हैं। इसका मतलब है ये 3 साल में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या चीजें बदले वहां पे, और मुझे लगता है वो ऐसी चीजें बदले, मुझे लगता है ये कभी रिवर्स नहीं हो सकता है। और खास करके आज अगर ऑल इंडिया पंचायत राज की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पे देश भर के लोग वहां आए हैं और साथ में प्रधानमंत्री वहां के पल्ली गांव के जो लोगों के साथ बात किए, और इसी मौके पर वहां पे एक यूनाइटेड अरब एमिरेट से, यूएई से एक डेलीगेशन भी आया हुआ है। इसका मतलब है वहां की स्थिति जैसी नॉर्मल सी होती जा रही है, वैसे ही आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट चेंज कर रही है, बाकी सारी चीजें बदल रहा है। इसका मतलब है ये आर्टिकल 370 जिसमें बहुत समय लग गया इसको हटाने के लिए, जो एक साइकोलॉजिकल ये था, उसके बाद जिस तरह ग्राउंड लेवल पे चीज हुई है, लॉ एंड ऑर्डर जैसे चेंज हुई है, और सिक्योरिटी के मामले भी अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे देर के करके आप देखें, स्थानीय लोग भी समझ गए कि अगर विकास चाहिए तो शांति चाहिए, बिना शांति वहां विकास नहीं हो पाएगा। जैसे शांति का वहां पर अब एक वातावरण बन गया है, आप देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, और ये विकास बहुत जरूरी है। जैसे आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसके आगे ही अगर विकास होगा तभी आपकी जो बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, खास करके जो बेरोजगारी, वो दूर हो सकेगा। और जो लोकल टैलेंट्स हैं, देखिए इतने टैलेंट है वहां पे, अभी राजेश जी बता रहे थे कैसे वहां पे मेडिकल टूरिज्म हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन सकता है, कई चीजें वहां पे हो सकती है, लेकिन उसका पहला रिक्वायरमेंट शांति की वातावरण जो आज वहां पे हो पाया, ठीक है, इसीलिए वो तो शुरुआत है, मैं मानता हूं, और आगे बहुत कुछ बनने वाला है, बहुत कुछ होगा। ठीक है राजेश जी, मैं 2 सवाल एक साथ मिला के पूछ रहा हूं आपसे। पहला तो ये कि क्या सोच बदली है? आप निश्चित तौर पर जम्मू में हैं, आप पूरी दुनिया में घूमते होंगे, देश में घूमते होंगे, क्या जम्मू कश्मीर को लेकर, निवेश के माहौल को लेकर, कुछ नया शुरू करने को लेकर सोच बदली है? किस तरह से बदली है? दूसरा ये कि क्या अब हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में पर्यटन के अलावा अब जो एक कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी जो विविधता है अलग अलग उद्योगों को लेकर, अलग अलग आय के साधनों को लेकर, उसकी शुरुआत भी हो रही है क्या? डेफिनेटली वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। देखिए जम्मू इन पर्टिकुलर रीजन फेस कर रहा था ब्रेन ड्रेन, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, माइग्रेशन। मुझे लगता है ये रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स हो चुका है। यहाँ का लोकल यूथ, यहाँ का टैलेंट, यहाँ की कैपिटल यहीं पे रहेगी, इन्वेस्टमेंट के
बहुत अपॉर्चुनिटीज नई नई खुल रही हैं, ये बिकॉज ऑफ मोदी जी। और बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है, यहाँ पे तो बी लाइन है मुझे लगता है। दूसरा सवाल आपका, हेल्थ केयर, जो जिसमें जम्मू रीजन पर्टिकुलरली बहुत ही डेफिसिट था, और हम लोगों को इलाज के लिए कभी लुधियाना, कभी दिल्ली और कभी कहीं जाना पड़ता। मुझे लगता है 2 या 3 साल के बाद जब एम्स चालू होगा, नई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से लोग इलाज यहाँ कराने आएंगे, तो इससे बड़ी क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? बाहर का इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, लोकल इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है, यहाँ के लोग यहीं पे रोजगार मिल रहा है उनको, बाहर से डॉक्टर्स, मेडिकल फैसिलिटीज। मुझे लगता है बहुत ही आने वाले 2, 4, 5 साल में जम्मू एजुकेशन, मेडिकल और इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। बिल्कुल शेखर जी, एक बात कही जाती है अर्थव्यवस्था और निवेश के संदर्भों में खासकर कि निजी निवेशक ये देखता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम जानते हैं कि बुनियादी चीज़ों में होता है, सड़क, रेल, संपर्क के साधन, बाकी जो बुनियादी ढांचा है, और वो जब तक नहीं होगा निजी निवेश भी नहीं होगा। क्या आपको लगता है इसमें जिस तरह के बदलाव हुए हैं, हम देख रहे हैं 80,000 करोड़ उससे ज़्यादा की परियोजनाएं शुरू की गई हैं और कई परियोजनाएं तो पूरी भी हो गई, तो निजी निवेश अगर आज आ रहा है और जिस तरह राजेश जी कह रहे हैं कि आने वाले साल में ये 1 लाख करोड़ तक बड़े आराम से चला जाएगा अगले 3 सालों में, तो क्या हम समझें कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एक तरह से उसकी जब उसको सुनिश्चित कर दिया गया, उसके पीछे पीछे निजी निवेश अपने आप आ रहा है? बिल्कुल ओम प्रकाश जी, देखिए जब केंद्र सरकार की तरफ से इतनी बड़ी कमिटमेंट है, केवल आज की अगर सारे कार्यक्रम आप देख लेंगे प्रधानमंत्री का, उसका ही अगर टोटल वैल्यू देख लें तो 20,000 करोड़ है। मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है वो जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में, क्योंकि 2019 से पहले वहां पे क्या माहौल था कि ज्यादातर खर्चा केवल सिक्योरिटी में जा रहा था, और वहां पे जो जिस तरह की भ्रष्टाचार, वहां की जो सिस्टम की जो हालत थी, और लोगों के सामने ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज गुमराह करते थे, भाई कश्मीरियत, जम्हूरियत, ये सारे बातों को कोई माने नहीं था वहां पे। वहां के लोगों की जो जरूरत ही थी, भाई अच्छा स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था हो, अच्छा पढ़ाई के लिए व्यवस्था हो, सड़क ठीक हो, जाने आने का ठीक हो, मतलब इतने अवसर जब खोल सकते हैं, केवल पॉलिटिकल एक मैं मानता हूं एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन जो चल रहा था, जो कंफ्यूजन उन नेताओं के लिए बेनिफिट था, लोगों के लिए नहीं था, आज वो खत्म हो गया है। केवल आप पंचायत राज को ले लीजिए, वहां पे चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत का हुआ, समिति का हुआ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का हुआ, बिना डर लोगों ने आके वोट किया, क्योंकि लोग शामिल होना चाहते वहां पे सुशासन में। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, अब ये बताएं, जो निजी निवेशक आता है, जैसे आज यूए की पूरी टीम, कई निवेशक वहां पे पहुंचे हुए हैं, उसके पहले यूए के सीईओज भी आए थे, वो ये देखना चाहते हैं कोई भी निवेशक, चाहे आम निवेशक, कि किस तरह की शांति रहती है, कानून व्यवस्था की स्थिति रहती है। हम जानते हैं कि खासकर कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद की स्थिति रही। क्या इसको लेकर परिस्थितियां बदली हैं और उसका एक नतीजा है कि निवेश सामने आ रहा है और दूसरी गतिविधियां भी आगे बढ़ रही? डेफिनेटली वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। आप देखिए, ये एक अपने आप में एक, जैसे टूरिज्म 80 लाख लोग अगर आए हैं 6 महीने, ये अपने आप में एक मैसेज है, अपने आप में एक कंफर्मेशन है। इसके अलावा वेरी साउंड ये जो विजन है मोदी जी का कि सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स, पावर में देखिए ना, हम पावर डेफिसिट से हम पावर सरप्लस होने जा रहे हैं। हम नॉर्दर्न ग्रिड को पावर बेचेंगे, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? तो कोई भी बाहर का इन्वेस्टर, मुझे लगता है एक तो साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो कि मोदी जी के टाइम से एकदम से एक्सेलरेट हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट और इसमें ग्राउंड पे पैसा लग रहा है। आज हमारे पास, हम मिलते रहते हैं डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे पास बहुत ही साउंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पावर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट देखिए आज। इससे पहले भी दो प्रोजेक्ट मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था। बिल्कुल। तो जब माहौल ठीक होगा, माहौल डेफिनेटली वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। पिछले अगर 370 टूटने से पहले देखिए तो एक डर सा माहौल, आज कोई डर का माहौल नहीं है। आज इक्का दुक्की जो लेफ्ट ओवर मिलिटेंसी है वही है। पॉलिटिकली या लोगों के मन में मुझे लगता है कोई, या बाहर के इन्वेस्टर तभी आ रहा है और हम लोकल भी इन्वेस्टमेंट तभी हो रही है। तो जी बिल्कुल, बहुत ही चेंज वाला एटमॉस्फेयर।
बिल्कुल। शेखर जी, एक बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा। इन तमाम इन्वेस्टमेंट, तमाम गतिविधियों का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आम आदमी सशक्त ना हो। इस क्षेत्र में, इस विषय पर आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? देखिए, एक प्रकार तो उनके सिस्टम पर कॉन्फिडेंस आ गया है। ये एक सबसे बड़ी बात है कि आज केवल एक ले लीजिए, अगर 100 से ज्यादा अगर जन औषधालय वहां पे खुल रहे हैं, उनके लिए मेडिसिन मिलेगा एकदम चीप रेट पे। एक नमूना दे रहा हूं, ऐसे कई चीजें हैं। एक चीजें जो बदल रहा है वो आम आदमी को ही सामने रख के बदल रहा है। और जब सुरक्षा हो और एक प्रकार से माहौल बन जाए विकास के लिए, तो सबकी तरफ से आप प्रयास देखेंगे। जिस बात को आज प्रधानमंत्री बार बार एम्फसाइज किए, सबका प्रयास का अच्छा नमूना है आज जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जैन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग में सचिव अजय तिर्की ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में डिजिटल लैंड गवर्नेंस, आइकॉनिक विलेज और पंचायत अवार्ड के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अवार्ड ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा। डिजिटल लैंड गवर्नेंस, आइकॉनिक विलेज एंड पंचायत अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है आज, जो इस ग्राम पंचायत और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 ग्राम है, पल्ली और बस्सी खुर्द, दोनों को प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड के ज़रिए जो डिजिटल लैंड गवर्नेंस अवार्ड है, इसके तहत अगर कोई गांव और ग्राम पंचायत ने कार्य किया है, तो उस गांव के और उस ग्राम पंचायत के नागरिकों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो दे पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में आज पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर पीएम ने लता दीदी को याद करते हुए कहा कि संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करा सकता है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत को लता दीदी के जरिए साक्षात देखा है। मेरे लिए लता दीदी सुर साम्राज्य के साथ साथ वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूँ। मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पुरस्कार राष्ट्र के नाम समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की चेतना उन्हें अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिली थी। संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी, उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे। आजादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटिश वायसराय के कार्यक्रम में दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया था। ब्रिटिश वायसराय के सामने ये दीनानाथ जी ही कर सकते हैं और यूजुक में कर सकते हैं। उसकी थीम पर प्रदर्शन भी किया था और वीर सावरकर जी ने ये गीत अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए लिखा था। ये साहस, ये देशभक्ति दीनानाथ जी ने अपने परिवार को विरासत में दी थी। लता मंगेशकर ने 30 भाषाओं में हजारों गीत गाकर देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। प्रधानमंत्री ने लता दीदी की मधुर प्रस्तुति को एक भारत और श्रेष्ठ भारत का उदाहरण बताया। आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लता जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मधुर प्रस्तुति की तरह थी। आप देखिए, उन्होंने देश की 30 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए, हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो या दूसरी भारतीय भाषाएं। लता जी का स्वर वैसा ही
हर भाषा में घुला हुआ है। वो हर राज्य, हर क्षेत्र में लोगों के मन में समाई हुई भारतीयता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता, ये उन्होंने जी करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लता दीदी और मंगेशकर परिवार के साथ काफी गहरा और खास रिश्ता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे न्यूज नाइट के साथ। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज नाइट पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 88वें मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार देशवासियों के साथ साझा किए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम में विभिन्न विषयों पर उन्होंने बात की। प्रौद्योगिकी के द्वारा देश में क्रांतिकारी बदलाव, देश के हर नागरिक तक जल की सुलभ पहुंच, जल संरक्षण, छात्रों में परीक्षा और गणित को लेकर भय पर पीएम मोदी के कार्यक्रम में प्रमुख बिंदुओं में से एक रहे। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं दी। 88वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं में प्रौद्योगिकी का विशेष स्थान है। पिछले कुछ साल में देश में प्रौद्योगिकी के कारण हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है। ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना। हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या कर सकते हैं, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। देश के हर नागरिक तक निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल पहुंचे, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए अपनाए जा रहे पारंपरिक तरीकों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। छात्रों में परीक्षा के भय और विशेष रूप से गणित को लेकर छात्रों के डर का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। गणित तो ऐसा विषय है जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए। आखिर गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है। शून्य यानी जीरो की खोज
और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत त्योहारों का देश है। आने वाले दिनों में लोग ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम की जयंती और वैशाख पूर्णिमा धूमधाम से मनाएं। ये सभी त्योहार संयम, पवित्रता, दान और सौहार्द के पर्व हैं। आप सभी को इन पर्वों की अग्रिम शुभकामनाएं। इन पर्वों को खूब उल्लास और सौहार्द के साथ मनाइए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को कोरोना के प्रति सचेत और सतर्क रहने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी में थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमित शाह ने पुदुचेरी विश्वविद्यालय में आयोजित श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। साथ ही हेरिटेज ग्रैंड कैनाल के पुनर्विकास कार्य का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को पुडुचेरी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमित शाह ने पुडुचेरी विश्वविद्यालय में आयोजित श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पुडुचेरी विश्वविद्यालय में आयोजित श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह में अमित शाह ने कहा कि श्री अरबिंदो को सुने और पढ़े बगैर भारत की आत्मा को समझना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो ने भारतीय संस्कृति की चिर पुरातन चेतना की नदी के प्रवाह को नई ऊर्जा, गति और दिशा प्रदान करने का काम किया। अमित शाह ने श्री अरबिंदो के दर्शन पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि भारत की आत्मा को समझने के लिए श्री अरबिंदो जी को पढ़ना जरूरी है। अगर भारत को समझना भौगोलिक रूप से नहीं, कानूनी दृष्टि से नहीं, भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरविंद को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। श्री अरविंद को ध्यान से पढ़ लोगे तो भारत की आत्मा का परिचय सबसे अच्छा हो जाएगा और भारत को आप आत्मसात कर सकते। तो उन्होंने एक अलग प्रकार की भारत की व्याख्या करी। ये दुनिया में सभी देश जियोपॉलिटिकल देश है, कोई रिजोल्यूशन से बने या तो संधियों से बने। दो राज्यों के बीच में युद्ध होता है और फिर एक नए देश का सर्जन होता है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, सोवियत संघ हो, चीन हो, सारे देश जियोपॉलिटिकल देश है। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जो जियो कल्चर है, जो संस्कृति के आधार पर बना है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। ऐसा देश हमारा भारत देश है। अमित शाह ने कहा कि श्री अरबिंदो के 150वें जयंती समारोह के अवसर पर जरूरी है कि उनका संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने श्री अरबिंदो पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अरबिंदो आश्रम भी गए। वहां उन्होंने श्री अरबिंदो की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने आश्रम की माता के नाम से प्रसिद्ध मीरा अल्फांसा को भी श्रद्धांजलि दी। इससे पहले अमित शाह ने राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सुब्रमण्यम भारती के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुडुचेरी सरकार की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने पुडुचेरी विश्वविद्यालय की 3 अकादमिक इमारतों का शिलान्यास किया। इनके निर्माण पर 48.66 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पुडुचेरी के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। अनेक योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। एक फ्रैंको तमिल विलेज बनाया जाएगा जो हेरिटेज टूरिज्म को आकर्षित करेगा। इसके साथ एग्जीबिशन फैसिलिटी के लिए 3 पुराने वेयरहाउस में स्वदेश दर्शन योजना के तहत डेवलप करने का भी आज काम शुरू हो रहा है। अमित शाह ने हेरिटेज ग्रैंड कैनाल के पुनर्विकास कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। उन्होंने एक अन्य अंतर्राज्य बस टर्मिनस और एक बाईपास रोड के निर्माण सहित कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की। अमित शाह ने पुडुचेरी सरकार द्वारा नियुक्त कांस्टेबलों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बिहार के भोजपुर में शनिवार को वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पहली बार 75,000 राष्ट्रीय ध्वज को एक साथ लहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लोगों ने कार्यक्रम के दौरान भोजपुर के जगदीशपुर में स्थित दुलौर मैदान में यह रिकॉर्ड कायम किया। हरियाणा के पानीपत में हिंद की चादर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर से श्रद्धालु सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के दर पर माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रकाश पर्व में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने इतिहास से प्रेरणा लेने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यमुनानगर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिसका नाम गुरु तेग बहादुर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी 400 साल पहले जब उनका जन्म हुआ और 350 साल पहले जब उनकी शहादत हुई, इस समय में जो उनके विचार थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि देश और समाज की चिंता करने वाले लोग लगातार उनकी शिक्षा पर प्रेरणा लेकर उनकी शिक्षा पर चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन वार्ता में मुख्य अतिथि होंगी। इस वर्चुअल आयोजन में विभिन्न देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे। इनके अंतर्गत 6 विषयों पर व्यापक चर्चा होगी, जिनमें लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत, वाटर कॉकस, हरित संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। रायसीना डायलॉग में लगभग 100 सत्र होंगे, जिसमें 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे। रायसीना डायलॉग का एक बहुआयामी सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन की मेजबानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विदेश मंत्रालय के सहयोग से करता है। रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें न्यूज नाइट के साथ। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन Orient fans में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. ओए देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Let me show you our latest innovation.
Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। देश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बेंगलुरु में आगाज हो गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक की उपस्थिति में आयोजित हुए उद्घाटन समारोह में कर्नाटक की कला और संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो गई है। रविवार को बेंगलुरु में देश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज रंगारंग समारोह के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह में कर्नाटक की कला और संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के युवाओं को खेलों को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाना चाहिए और कोई भी एक खेल जरूर खेलना चाहिए। I only appeal to all the youngsters across the country, college, university students, to make sports as part of their life so that you can lead a meaningful life. Doing some exercise, playing some game of your choice will make you physically fit and mentally alert. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इन खेलों में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों में से ही कई खिलाड़ी आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। आप में से ही कई खिलाड़ी निकलेंगे जो आगे राज्य स्तर पर खेलेंगे। आप में से कई युवा आगे इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करेंगे। स्पोर्ट्स फील्ड का आपका यह अनुभव आपको लाइफ की हर फील्ड में हेल्प करेगा। स्पोर्ट्स सच्चे अर्थ में जीवन का सच्चा सपोर्ट सिस्टम है। जो शक्ति, जो सीख आपको स्पोर्ट्स में आगे ले जाती है, वही आपको जीवन में भी आगे ले जाती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उम्मीद जताई कि पिछले संस्करण की तरह इस संस्करण में भी कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमने देखा पिछली बार जो इन खेलों में खेले थे उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जिनको देश के लिए खेलने का अवसर मिला है, इस बार के भी यूनिवर्सिटी गेम्स में जो बेंगलुरु में खेलने आए हैं, आने वाली जो भविष्य की एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम्स होंगी, उनमें इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को आप भारत के लिए खेलता हुआ देखोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कर्नाटक के गवर्नर ने खेलो इंडिया को युवाओं के लिए एक सौगात बताया और कहा कि युवाओं को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोग्राम खेलो इंडिया का हिस्सा है और उन्होंने जो सपना संजोया है उसको साकार करना हमारा अपना कर्तव्य है। विश्व स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो भारत का, इस दृष्टिकोण से हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने नया इतिहास रचा और अब कोशिश यही होनी चाहिए कि शानदार प्रदर्शन का यह सिलसिला यूं ही आगे भी चलता रहे। The highest number of medals in any Olympics till date we have won in Tokyo, and that is the inspiring spirit and the support of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The saga should continue, the effort should continue, the achievement should continue. Hence, the university games are the important integrated part of building Khelo India. 24 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाले इन खेलों में करीब 200 विश्वविद्यालयों के लगभग 4000 खिलाड़ी 20 खेलों में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। तैराक श्रीहरि नटराज, स्प्रिंटर दुती चंद, निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार,
और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने वाले उल्लेखनीय एथलीटों में से एक हैं। KIUG 2021 का आयोजन बेंगलुरु में 5 स्थानों पर होगा। इन खेलों को गो ग्रीन की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, जहां पर नो वेस्टेज पर खासा ध्यान रखा जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके। DD स्पोर्ट्स पर इन खेलों का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शानदार रंगारंग आगाज हुआ और सभी के सभी कलाकारों ने न केवल दर्शकों का अपनी ओर ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की, वहीं मलखंभ के खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपना डिस्प्ले परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने भी सभी की वाहवाही खूब लौटी। और इसी के साथ इन खेलों की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन से सितारे यहां से निकल करके आते हैं और भारत का नाम आगे रोशन करते हैं। मेरे सहयोगी स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज बैंगलोर। और इसी के साथ न्यूज 8 के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और